नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। कल हनुमान जयंती है, लोग मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, कई जगह बड़े कार्यक्रम होंगे, शोभा यात्राएं भी निकलेंगी। देश के गृह मंत्रालय ने आज एक एडवाइजरी जारी की, राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि सब कुछ शांति से हो। जैसे रामनवमी पर कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ा था, वैसे हनुमान जयंती पर न हो। आज ही बंगाल में ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार पड़ी। कोर्ट ने पूछा था कि हनुमान जयंती पर क्या तैयारी है। इसके बाद आदेश दिया कि आपकी पुलिस से बंगाल नहीं संभलता है तो केंद्र से पैरामिलिट्री फोर्स मांगे, मगर सुनिश्चित करें कि कल कुछ गड़बड़ी ना हो। ममता बनर्जी आरोप लगा चुकी है कि बंगाल में हिंसा के पीछे बाहरियों का हाथ है और जब वो बाहरी बोलती हैं तो उनका मतलब होता है संघ, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल वगैरह। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी यही ब्लेम गेम खेला। कहा ये सारी हिंसा बीजेपी करा रही है। नीतीश ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार और ओवैसी की तरफ इशारा कर दिया। बीजेपी ने ममता नीतीश दोनों को जवाब दिया। ममता पर कहा कि वो बंगाल को पाकिस्तान बनाने पर आमादा हैं और नीतीश पर कहा कि उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। यहां तक आरोप लगाया कि हिंसा के पीछे पीएफआई और सब कुछ नीतीश की छत्र छाया में ही हो रहा है। एक तरह से 2024 के प्रधानमंत्री पद के दोनों दावेदारों पर हमला किया कि राज्य तो संभल रहे हैं, देश का खाक संभालेंगे। रामनवमी हिंसा के इस एपिसोड में इनडायरेक्टली सही पाकिस्तान ने भी एंट्री ले ली है। इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने भारत में मुसलमानों के हालात पर चिंता जताते हुए जो बयान दिया उस पर विदेश मंत्रालय ने भी कड़ा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि ओआईसी अपने कम्युनल माइंडसेट से बाहर निकले, भारत विरोधी एजेंडे से अपनी साख नहीं गंवाएं और भारत विरोधी ताकतों से प्रभावित होना बंद करे। ओआईसी 57 इस्लामिक देशों का संगठन है। पाकिस्तान पहले भी उससे इस तरह की चिट्ठियां लिखवाता रहा है, लेकिन उसका भारत विरोधी एजेंडा कभी चल नहीं पाता। करेंगे बड़ी बहस, लेकिन पहले देख लेते हैं इस मामले में आज क्या कुछ हुआ। বিজেপির লোকেরা আজকে পারে না, তাই দাঙ্গা করবার জন্য বাইরের গুন্ডাদের ভাড়া করে নিয়ে আসে। मुसलमान हिंदू आप करेंगे, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी शासन करने के लायक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना। मेरा दायित्व नेবে, माয়েরা दायित्व नेবে। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट फॉलो कीजिए। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति क्या है आपको पता चल जाएगा। जो पश्चिम बंगाल में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एकदम नहीं है और वन साइडेड अपीसमेंट पॉलिटिक्स चल रहा है। समस्त बीजेपी लोकेरा जी की बात सही है, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां दंगे हो रहे हैं। ये व्यवहार हो रहा है विपक्ष के क्या हुआ? दो लोग हैं, समझ लीजिए, एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है। अब वो मिलकर के ये सब इधर उधर कर रहा है। बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा की जड़ें मजबूत कर दी बिहार में, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है। ये क्या नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है? नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। पहली बार विपक्ष के साथ यही व्यवहार। आरएसएस का आदमी, बीजेपी का आदमी पूरा देश भर में छड़े हुए हैं। दांगा तो वही लोग करवाता है और जांच होगा, सरकार जांच करवाएगी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार पीएफआई मदरसों के माध्यम से ये बिहार के अंदर आतंकवादियों का पनाहगार बना करके दंगा करवा रही है। बिहार को लगातार टारगेट किया जा रहा है। सब लोगों का त्यौहार चल रहा था, उसमें अशांति फैलाना, हिंसा फैलाना, ये कतई
हम लोग जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश की सुरक्षा नहीं, अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को साथ लाना मुख्यमंत्री से अब प्रदेश समझने वाला भी नहीं। क्या दोनों मुख्यमंत्री फेल हैं ये, या फिर ये बाहरी खेल है? सवाल ये भी उठता है कि अगर बाहरी खेल है भी तो मुख्यमंत्री और उनके कानून व्यवस्था संभालने वाले क्या कर रहे थे? ऐसे बाहरी लोगों की हिंसा से पहले ही गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये भी बड़ा सवाल है, इसको भी उठाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये क्या सियासी लड़ाई है, इसीलिए दंगाई एक तरफ कहा जा रहा है कि देखिए पीएफआई और मदरसों के साथ जुड़ के सरकार करा रही है, जेडीयू आरजेडी करा रही है, वही दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सुनियोजित साजिश है एक केंद्र वाले की और ओवैसी पर भी हमला किया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ AK वाजपेयी जी है, स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति रामविलास पासवान गुट के, मेरे साथ GM शाहीन साहब है, लीडर है जनता दल यूनाइटेड के, मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब है, इस्लामिक स्कॉलर है। मैं उनसे पूछूंगा कि भारतीय मुसलमान OIC का एक स्टेटमेंट आने के बाद खुश क्यों हो जाता है, और क्या भारत में मुसलमान असुरक्षित है? इस भावना को दूर करना भी बेहद जरूरी है जो विश्व में पाकिस्तान फैलाता रहता है और हमारे कुछ लोग मौन समर्थन उसका करते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ जुड़ेंगे, डॉक्टर पवन राव अंबेडकर जुड़ेंगे, AIMIM के स्पोक्स पर्सन, और मेरे साथ चितरंजन गगन साहब जुड़ चुके हैं जो कि RJD के स्पोक्स पर्सन है। शाहीन साहब, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आपने कहा बीजेपी दंगा करा रही है, इशारों में जो केंद्र में राज कर रहा है, ये नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा, सुनियोजित साजिश है ये तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा, तो आपकी सरकार क्या कर रही है भाई? बीजेपी का एक भी नेता या कार्यकर्ता जिन्होंने दंगा कराया वो जेल के पीछे क्यों नहीं है? नहीं, हमारी सरकार देखिए, हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करवा रही है, कानून का राज चला रही है, मगर प्रॉब्लम कहां पर है, तकलीफ कहां है? अगर बीजेपी हमारे साथ है तो हम लोग अच्छे, क्योंकि हम उनके साथ नहीं है और उनका जो डिस्टर्ब करना, जो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करना, ये उनका कर्तव्य बना हुआ है। आप देखिए उन्हीं जगहों पे दंगे हो रहे हैं जहां पर बीजेपी का शासन नहीं है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे सर महाराष्ट्र में दंगा हुआ, गुजरात में दंगा हुआ, दूसरे दिन बंद हो गया। आज की डेट मैं बता देता हूँ, जहांगीरपुरी में तनाव है, आज फ्लैग मार्च हुआ वहां पर। नहीं, आप देखिए 250 लोग, 250 सुनिए 250 लोग गिरफ्तार हुए, तो वो गिरफ्तार जो लोग हुए वो लोग कौन है? वो लोग बीजेपी के लोग हैं, वो RSS के लोग हैं, और दंगे करवाने वाले लोग कौन है? तो मुझे बताइए आज की डेट में हमारे बिहार के गिरफ्तार किया जा रहा भाई? हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं, मंत्री प्रधानमंत्री वाले, इसको खराब करने वाले, माहौल को बिगाड़ने वाले, माहौल को खराब करने वाले, ये तो बीजेपी है। और जहां बीजेपी की सरकार नहीं, वहां पर दंगे हो रहे हैं, वहां पर दंगे करवा रहे हैं। आपकी तो सरकार है, आपकी सरकार है, रोके ना शाहीन साहब, जिन भी लोगों ने दंगे करवा दिए उनको सख्त से सख्त, सुनिए, हाँ बिल्कुल, और उन लोगों को देखिए अभी कुछ दिन में सब जो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। कुछ नहीं होता, एक दंगा बता दीजिए जिसमें माकूल कार्रवाई करी हो सरकारों ने, एक दंगा बता दीजिए जिसमें माकूल कार्रवाई करी हो, सही आदमी पकड़ा गया हो, गरीब आदमी मारा जाता है आप लोगों की राजनीति के चक्कर में, और आप लोग ब्लेम गेम में उलझे हुए हैं। बीजेपी कह रही है आप लोगों ने करा दिया, आप लोग कह रहे हैं बीजेपी और RSS ने करवा दिया। जो 300 लोग जो देखिए जो 300 लोग, सुनिए, अरे क्या मामला है? जो 300 लोग गिरफ्तार हुए वो लोग कौन है? कौन लोग है? वो जेडीयू के लोग है क्या? वो RJD के लोग है, कांग्रेस के लोग है, वो सबके सब बीजेपी और RSS के लोग है। हमें शर्म आती है आज की डेट में आप जो पॉलिटिक्स की राजनीति जो करते हैं। शाहीन साहब मुझे बताइए, जो 300 लोग आपने गिरफ्तार किए हैं वो सब गरीब आदमी होंगे वहां के, कोई बीजेपी का बड़ा कार्यकर्ता नेता नहीं शामिल होगा, कोई बड़ा कार्यकर्ता और नेता नहीं शामिल होगा। शाहीन साहब इससे बड़ी नाम बता दीजिए, अगर कोई है गिरफ्तार तो बताइए मुझे। अभी तक तो नेशनल खबर बन जाती कि आपने बीजेपी के नेताओं को अरेस्ट किया है, और अगर वो इसके लिए जिम्मेदार है तो करिए साहब। आप ही के प्रोग्राम है, मैं बता रहा हूं 2 दिन और इंतजार करिए। अरे साहब 2 दिन इंतजार करिए, 2 दिन के बाद आपको दूध का दूध, पानी का पानी नजर आएगा। चलिए मैं देखता हूं कितना दूध है, कितना पानी मालूम पड़ेगा। लेकिन जो शाहीन साहब आरोप लगा रहे हैं दंगा आप लोगों ने करवाया है, RSS बीजेपी से जुड़े हुए संगठन, उनसे जुड़े हुए लोग, और कह रहे हैं वो 300 लोग जो अरेस्ट हुए हैं बिहार के अंदर। शाहीन साहब रुक भी जाइए ना, आप 3 मिनट बोल चुके हैं। शाहीन साहब आप 3 मिनट बोल चुके हैं। अब संगीत रागी जी से सवाल पूछ लेता हूं। सीधा मेरा आरोप है जो शाहीन साहब लगा रहे हैं, जेडीयू के नेता, उनका साफ साफ कह रहा है इसके पीछे बीजेपी और RSS के लोग हैं और उन्हीं की गिरफ्तारी हुई है।
दीपक जी, आप ध्यान दीजिए कि दंगे जो हैं वो महाराष्ट्र में भी हुए हैं जहां बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी हुए हैं जहां बीजेपी की सरकार है, और दोनों जगह दंगे जो हैं वो काबू में कर लिए गए। बिहार के अंदर चाहे वो सासाराम हो चाहे वो बिहार शरीफ हो, दोनों जगह दंगे जो हैं वो अगले दिन भी हुए। बंगाल में जो है वो अगले दिन भी हुए हैं, जबकि रामनवमी का जुलूस दूसरे दिन नहीं था, वहाँ भी पथराव और आगजनी हुई और मस्जिदों से नमाज लोग पढ़ करके आ रहे थे, उसके बाद हुई। और उसका वीडियो फुटेज आपके भी चैनल ने भी दिखाया, सारे चैनलों ने दिखाया और सबने देखा उसको। दूसरी बात, यदि ये होता कि भारतीय जनता पार्टी ने करवाया है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कराया है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य महाराष्ट्र में क्यों कराती, गुजरात में क्यों कराती? एक निष्कर्ष बहुत साफ है, जो मोटा मोटी है वो एक कि दंगे उन्हीं जगह पर हुए हैं जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, और दंगे वहीं अक्सर होते हैं। अपवाद को छोड़ दिया जाए तो इस देश में या दुनिया में दंगे उसी जगह होते हैं जहां मुस्लिम इलाका मजबूत हो या बहुसंख्यक हो। दुनिया में वही थाने संवेदनशील होते हैं जहां पर मुस्लिम इलाका बहुत ज्यादा हो, यानी मुस्लिम घनी आबादी हो। तीसरा इसका एक निकला है कि इस देश में मुस्लिम इलाका बन गया है, और उस मुस्लिम इलाके से यदि हिंदुओं के प्रोसेसन गुजरेंगे तो वहां पर इसी प्रकार की चीजें होंगी, यानी कि दंगे होंगे, उत्पात होंगे। नतीजा यह है कि एक संदेश छुपा हुआ है कि आने वाले दिनों में आप रामनवमी के जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके से नहीं निकालें। ठीक है, इसका एक अर्थ में यह भी ये प्रयोग है कि भाई 10 सेकंड और हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान बन गया, मुसलमानों के लिए एक अलग देश बन गया, इसके बावजूद भी मुस्लिम इस देश में चाहते हैं कि उनके इलाके में हिंदुओं का जुलूस नहीं निकाला जाए। कल जाकर के हिंदू ये कहना शुरू कर दे कि हिंदुओं के देश में मुसलमानों के ऐसे जुलूस नहीं निकलेंगे, ये हिंदू मेजॉरिटी देश है, तब क्या होगा यदि इसकी प्रतिक्रिया होती है तो। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से चलता हूँ रहमान साहब के पास। ठीक है, वैलिड पॉइंट है संगीत रागी जी। 10 सेकंड बस 2 मिनट, 2 सेकंड देखिए दीपक जी, 2 सेकंड बस अपनी बात खत्म करूंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस प्रकार की चीजें किसी भी देश में, चाहे वो कितना भी कोई नारा लगाए, कभी भी इन चीजों को बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है कि आप डीजे बजा रहे हैं, मस्जिद के सामने बजा रहे हैं, फलना बजा रहे हैं तो हम पत्थर फेंक दें। ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। बस ठीक है, मैं सीधे यहाँ से अतीकुर रहमान साहब के पास चलता हूँ। अतीक जी बताइए, साफ साफ कह रहे हैं संगीत रागी जी, हालांकि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया, और सवाल फिर पूछूंगा कि बीजेपी आरएसएस ने बिहार में दंगे कराए। अतीक भाई मुझे बताइए, और मेरा सीधा सवाल है, दंगे मुस्लिम बहुल इलाकों में ही क्यों होते हैं और मुस्लिम बहुल क्षेत्र ही संवेदनशील क्यों होते हैं? एक जुलूस निकल रहा होता है, मस्जिद के सामने से आता है, मस्जिद में क्या पत्थर रखे जाते हैं? सभी जगहों पर यही पैटर्न है, मुझे बताइए। मस्जिद इबादत की जगह है या पत्थर रखने की? वेरी गुड, बहुत अच्छा तार छेड़ा है संगीत रागी जी ने कि भाई ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में ही राइट होते हैं, यहीं पर पत्थर जमा होते हैं, सारी मस्जिदों में पत्थर जमा करने का ही काम किया जाता है, इनका सार पूरा यही है। तो संगीत रागी जी, सवाल अब ये उठ रहा है दीपक जी कि आखिर ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज कब से बने? ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज कब से बने मैं आपको बताना चाहूंगा। 92-93 राइट्स बॉम्बे में हम लोग कॉस्मोपॉलिटन एरियाज में रहा करते थे दीपक जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग एक ही बिल्डिंग में, एक ही चौल में, एक ही सोसाइटी में, कहीं पर कोई भेदभाव नहीं था, आराम से रहा करते थे। और वो याद दिला दूं मैं आपको, मिसेस गांधी, संगीत रागी जी सुन रहे हैं ना, मिसेस गांधी और वाजपेयी जी के बीच में जो डिबेट है 1974 की, जब मिसेस गांधी वाजपेयी जी से पूछ रही हैं कि क्या वजह है आरएसएस के चीफ जहां कहीं जाते हैं विद इन 1 वीक वहां पर राइट हो जाते हैं, तो वाजपेयी जी जवाब देते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस है।
मिसेस गांधी जवाब में कहती हैं कि ये एक स्ट्रेंज कोइंसिडेंस है। दीपक जी, यहां पर वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, बॉम्बे का, उसको दफनाया गया, सरेआम काटा गया 1992-3 में। अब किसी भी ठीक है, मान लिया आपकी बात। इसलिए अब हर रामनवमी पर मुस्लिम इलाकों से जो मुस्लिम बहुल बन गए वहां से पत्थर बरसना जायज है, क्योंकि 92-93 में ऐसा कुछ हुआ था। पत्थर बरसाया जाए रामनवमी के जुलूस पे, हनुमान जयंती के जुलूस पे। आप खुद मान रहे हैं कि हम बरसा रहे हैं क्योंकि 92-93 में कुछ लोगों ने अन्याय किया था, और बहरहाल वो आपकी गोदी में बैठे हुए वही लोग आज। वेरी गुड, शिवसेना। तो हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो मुस्लिम बहुल इलाके बन गए हैं, इसमें कॉस्मोपॉलिटनिज्म कैसे लाया जाए, कैसे उन लोगों को फिर से बसाया जाए। ये जो गेटोइजेशन मुस्लिम्स का हुआ है, ये क्यों हुआ है? अरे आप राइट्स करेंगे, आप मुस्लिम्स को गेटोज में पहुंचाएंगे, और आप ही फिर संजीत रागी जी बताइए, आपने डरा के रखा हुआ है मुसलमानों को, इसलिए मुस्लिम बहुल इलाके पैदा हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि पत्थर पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर आएंगे तो पत्थर पड़ेंगे, क्योंकि शुरुआत तो आपने की है 92-93 में। हाँ, देखिए दूसरी बात, देखिए जो दंगे 92 से पहले होते थे या 1947 से भी पहले जो दंगे होते थे, वो मुस्लिम मैंने 1974 का हवाला दिया है आपको। और एक मिनट मैं अपनी बात कह लेता हूं, मैंने बीच में नहीं टोका था, आप गलत भी बोल रहे थे, फिर भी मैं चुप रहा। नहीं, मैंने 1974 वाजपेयी जी और मिसेस गांधी का हवाला दिया है आपको। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, उसके बाद बोलेगा। मैं 92 भाई आरएसएस के चीफ जहां कहीं जाते थे, विदिन 1 वीक वहां राइट क्यों होते थे? आप सुनिए तो सही। मैंने तो आपसे कहा कि पूरी दुनिया में, मान लेते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कॉम्युनल संगठन है, उसके कारण दंगे हो जाते हैं, लेकिन लंदन में दंगे क्यों होते हैं? पेरिस सबर्ब में दंगे क्यों होते हैं? मुसलमान ही क्यों ब्लास्ट करता है? सिडनी में भी वही ब्लास्ट करता है, पोलैंड में भी वही ब्लास्ट करता है, स्पेन में भी वही ब्लास्ट करता है। देखिए, गेटोइजेशन मुस्लिम समाज की मानसिकता है। दीपक जी, इसके कारण मैं बताता हूं, किसी मुस्लिम, चूंकि इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो हर व्यक्ति एक सामने बैठे हुए मुस्लिम से डर में रहता है। किसी मुसलमान के चेहरे पर तो लिखा हुआ तो है नहीं कि वो आतंकवादी है, किसी मुसलमान के चेहरे पर तो ये लिखा हुआ नहीं है कि वो बम फोड़ देगा कल, लेकिन आदमी डरता है उससे कारण। और नतीजा है कि उनकी आप जब सुबह कहते हैं कि मेरे पैगंबर के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, वो पूजा के लायक ही नहीं है, इसका मतलब न राम पूजा के लायक है, न कृष्ण पूजा के लायक है, न शिव पूजा के लायक है, न जैनों के तीर्थंकर पूजा के लायक है। आप तो वही तो दूसरे धर्मों के प्रति घृणा पैदा कर रहे हैं, और जैसे ही आप ये घृणा की मानसिकता करते हैं, आपके कि मेरे पैगंबर के बगैर क्या कारण है कि सबसे ज्यादा असहिष्णुता, बिल्कुल आपके पास सबसे ज्यादा असहिष्णुता आप ही में क्यों है? अच्छी बहस करेंगे, सबको मौका मिलेगा। कंक्लूड करिए संगीत जी, बहुत लंबा बोल देते हैं। नहीं, देखिए गलत बता रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं। इसका मतलब आप कैसे कह सकते हैं कि मुसलमान आतंकवादी है? आप कैसे कह सकते हैं मुसलमान उग्रवादी है? जिन्होंने इतने बड़े बड़े कांड किए, जो देश के अंदर जो पकड़े गए, क्या वो सभी मुसलमान थे? तो नहीं आप कहा। किस तरह एक कम्युनिटी के ऊपर इल्जाम लगाते हो? ना आपको ए का पता है, ना आपको बी का पता है, ना जेड का पता है आपको। और कहां पर, किस कानून, किस मजहब में ये लिखा है, किस कुरान में ये लिखा है कि खाली आप जो इबादत है मुसलमान कर सकता है, कुरान की कर सकते हैं, और किसी की? कहां हमारे मजहब में लिखा है? ना आपको एक का पता, ना जन का पता। टेलीविजन पे आ गए आप डिबेट करने, क्या बात है यार, क्या तमाशा है आपका? और दूसरे के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहे हैं आप पूरे जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स के साथ आप खेल रहे हो। आप बहुत बड़े जाहिल और गधे हैं। आप बहुत बड़े मूर्ख हैं जो बीच में आकर के बोलना शुरू कर देते हैं। आप बहुत बड़े गधे हैं, बहुत बड़े गधे और जाहिल आप हैं। इस्लाम में सुनिए, जाहिल हैं
संगीत रागी यही जाहिलियत है, मुसलमानों की यही जाहिलियत है, इसलिए जाहिल हो तुम। आप मुसलमानों के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तुम एक गली के बेहुदे, मैं काटूंगा। प्लीज शाहिद साहब, प्लीज संगीत रागी जी, मैं दोनों को हटा रहा हूँ। अतीकुर रहमान जी आ जाइए। अतीकुर जी, मेरे से पहला और सीधा सवाल आपसे है। चलिए मान लिया यहाँ आरएसएस और बीजेपी करा रही है, मान लिया हमने सब कुछ। भाई अफगानिस्तान तो एक इस्लामिक मुल्क है ना, वहां पर प्लेन पर लटक लटक कर मुसलमान ही मुसलमान को क्यों मार रहा था, इसका एक लॉजिक बता दीजिए। मैंने आपके सब तर्क मान लिए, आरएसएस करा रही है, बीजेपी करा रही है, डराती है, दंगा कराती है। अफगानिस्तान में आरएसएस बीजेपी कराती है क्या, जब मुसलमान प्लेन पर लटक के टंगता है और गिर जाता है अच्छी जिंदगी की चाहत में? बताइए अफगानिस्तान में कौन बीजेपी आरएसएस है? जी वेरी गुड। दीपक जी, अफगानिस्तान पाकिस्तान जो कि फैक्ट्री है टेररिज्म की, ये फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म बनाई कोल्ड वॉर पीरियड में अमेरिका और रशिया ने। आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात की रही है ना, गजब बात है। अगर आप यहाँ तो बीजेपी आरएसएस है, वहाँ बीजेपी आरएसएस है क्या? पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्यों मारते हो वहाँ मुसलमान मुसलमान को? मुझे इसका जवाब दे दीजिए, मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, क्यों मारते हैं मुसलमान मुसलमान को पाकिस्तान और अफगानिस्तान में? बम फोड़कर, बंदूक फोड़कर, मिसाइल फोड़कर, कुछ भी फोड़कर। अरे जो रोल आरएसएस हिंदुस्तान में अदा कर रहा है, वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर अमेरिका अदा कर रहा है। अच्छा, पूरा टेररिज्म यहाँ पे आरएसएस जिम्मेदार, वहाँ पे अमेरिका जिम्मेदार। मेरा सवाल ये है, इतने स्कॉलर आदमी हैं आप, जब आप ये तर्क देंगे, अच्छा ठीक है, तो अमेरिका को मारिए ना। 9/11, चलिए मैंने मान लिया अमेरिका जिम्मेदार है, आपने 9/11 में मार दिया, पर अफगानी को क्यों मार रहा है मुझे बता दीजिए। पाकिस्तान को क्यों मार रहा है? शिया सुन्नी को क्यों मार रहा है? अहमदिया उस दूसरे को क्यों मार रहा है? मुझे बताइए ना। एक शिया देश, एक सुन्नी देश, ये क्यों है भाई? इस्लाम तो एक ही है ना, तो एक शिया है, एक सुन्नी है, ऐसा क्यों? बताइए ना। क्योंकि हिंदुस्तान का मुसलमान इस हिंदुस्तान पर आ गए, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है उसका। अफगानिस्तान आप आ गए ना, तर्क पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास तर्क नहीं आती भाई। अरे तर्क की बात आप पूरी तो करने दें, करिए। क्या इंडियन मुस्लिम रेडिकलाइज्ड है? बिकॉज ऑफ दैट रीजन संगीत रागी जो इल्जाम दे रहे हैं कि कुरान में पढ़ाया जा रहा है टेररिज्म, क्या वो हकीकत है? आप पूछिए इनसे ना। कौन सी ये बात तो मैंने कही नहीं भाई। अतीक भाई, मैंने तो संगीत रागी जी को जो शब्द एक दूसरे के लिए शाहीन जी और ये कह रहे थे, मैंने उनको हटा दिया। मुझे तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि अफगानिस्तान में, अब तो अमेरिका चला गया ना, अब तो अफगानी रह रहे हैं वहां पे। अमेरिका चला गया, आया, बम बरसाए, लड़ाई झगड़ा करवाया, चला गया, तो वहां मुसलमान को क्यों मार रहा है भाई? सीरिया में मुसलमान को क्यों मार रहा है? उनके पास मैं इराक वॉर कवर करके आया हूं, मुझे बताइए वहां मुसलमान को क्यों मारता है? गाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन मुस्लिम्स आर गाइडेड बाय द एंड स्वेयर बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गजब, अब आ गया संविधान। अब नहीं बोल रहे, अब नहीं बोल रहे, अब आप संविधान को आगे ले आए। अरे अगर उनके पास संविधान नहीं है तो इसका कसूरवार मैं हूं क्या? हाँ, हमारा। मैं एक बात बताऊं अतीक भाई, एक बात सुन लीजिए मेरी। संविधान की पाकिस्तान बना किस बिना पर बना? संविधान की सुरक्षा करती है। अच्छा, आप देखो, जब कोई तर्क न रहे तो भारत का संविधान, ऐसी कस्में खाते हैं। मेरा सिर्फ एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान मांगा। दीपक जी संगीत रागी जी रुक जाइए, और मैं आपको बोलूंगा बड़े खेद के साथ, आप बड़े विद्वान हैं, लेकिन प्लीज किसी के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं, अच्छा नहीं लगता। अतीक भाई, मैं सीधे आपसे एक सवाल पूछता हूं, और बड़ा लॉजिकल सवाल है। पाकिस्तान को लेकर एक वोट डिवीजन हुआ ना 1947 में पाकिस्तान बनाने के लिए वोट हुआ। भारतीय मुसलमानों ने वोट किया पाकिस्तान के फेवर में। क्या सब जा पाए? नहीं जा पाए। क्या आपने दिल से स्वीकारा वहां न जाना? नहीं स्वीकारा। और आज भी जो है आपके अंदर है, आपको अगर इंडियन मुसलमान की कोई भी बात होती है ना, तो आप ओआईसी को ताकते हैं, ओआईसी को ताकते हैं आज जी। और फिर पाकिस्तान जाता है, ओआईसी में एक स्टेटमेंट दिलवाता है कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। मुझे बताइए अतीकुर रहमान पर आज तक क्या क्या अत्याचार हुए, लिस्ट दे दीजिए मुझे, मैं समझ जाऊंगा कि भारतीय मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है। डिस्कनेक्ट हुआ क्या दीपक जी? अरे
अच्छा कोई बात नहीं, फोन कनेक्ट करा दीजिए, मैं ठीक सीधे वाजपेयी जी के पास चलता हूँ। वाजपेयी जी, जो तर्क दिया जा रहा है सुनियोजित साजिश है, अगर साजिश है तो सरकार पकड़ क्यों नहीं पाई, और अगर केंद्र और ओवैसी जिम्मेदार है तो नीतीश कुमार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या आपको उनके इस तर्क में दम लगता है कि सुनियोजित साजिश है? फिर तेजस्वी जी की बात का जवाब मैं इनसे लूंगा, क्या बोलते हैं हमारे चितरंजन गगन साहब से, सीनियर नेता है। भेजा कीजिए ना, मैं आपसे बार बार कहता हूं, आवाज नहीं आ रही। वाजपेयी जी सवाल आपसे है। गगन साहब मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है प्लीज? आई थिंक कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, ठीक है, सारे फोन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। खबर क्या है? खबर यह है बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने आरोप लगाया है कि जो करवा रहे हैं, एक तरफ केंद्र सरकार पर उन्होंने संकेतों में निशाना साधा और उन्होंने आरोप लगाया ओवैसी पर कि एक जो राज कर रहे हैं और दूसरे जो उनके एजेंट है, एजेंट वाले बयान पर ओवैसी ने पलटवार दिया है। नीतीश ने बीजेपी की जड़ें मजबूत की, ये ओवैसी ने कहा है। जब तक हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम ठीक हो हम बहस में जाए, उससे पहले देखते हैं दोनों के आरोप और प्रत्यारोप। ओवैसी कह रहे हैं कि दंगा जो होता है इससे बीजेपी और जेडीयू दोनों को फायदा होती है। आखिर इतने साल से मुख्यमंत्री है। कौन बोल रहा है? ओवैसी बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है, समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं। अब कितना छपता है बोलिए? आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है, और यहाँ क्या उनका है, कुछ है? तो ये तो बाजाब्ता उनके खास है। और जानबूझ करके कहा कि कुछ हम लोगों पर भी बोलते रहो हल्का फुल्का, लेकिन बाद में वही है, उस पर तो कंट्रोल है। हमसे तो मिलना चाहता, हम मना कर देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से वाजिब सवाल उठाए हैं। जुलूस के नाम पर हिंदुत्व की तंजीमों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने फसाद फैलाया और प्रशासन ने उन्हें रोकने में नाकाम साबित हुई। मेरे सवाल का जवाब देने के बजाय नीतीश कुमार हमें वही पुराना कैसेट दोहरा रहे हैं कि एजेंट है। अरे भाई, जिस आप ही ने 2002 जब गुजरात का दंगा हुआ, आप बीजेपी के साथ रेलवे मंत्री थे, आप बीजेपी के साथ रहे, आप बीजेपी के साथ सत्ता में रहकर बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर नरेंद्र मोदी के साथ आप मिल गए, फिर मुख्यमंत्री बने। अब बिहार में जिसने भाजपा को मजबूत किया, जिसने भाजपा की जड़ें मजबूत कर दी बिहार में, वो हम पर इल्जाम लगा रहा है। ये क्या नीतीश कुमार लगता है कि नोटरी एजेंट है? तो कौन किसका एजेंट है, इस पर सियासत हो रही है, ब्लेम गेम चल रहा है। ये नहीं देखा जा रहा कि जनता जो, देखिए दंगों में कौन मरता है? दंगों में मरता है जो गरीब आदमी है, जो सबसे निचली पंक्ति का आदमी है। उसके साथ लूटपाट भी होती है, घर भी जलाया जाता है, सामान भी तोड़े जाते हैं और कई बार तो नृशंसता होती है, और हमारे हुक्मरान इस बात को नहीं समझते। मैं आतिक भाई आपके पास आऊं उससे पहले चितरंजन जी बड़े वरिष्ठ हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं। आप सोच लीजिए, मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप लोगों का नैरेटिव पूरी दुनिया के सामने रहता है कि भारतीय मुसलमान तो प्रताड़ित है जिस दिन से बीजेपी RSS आ गई। आपके साथ क्या प्रताड़ना हुई है उसकी लिस्ट दे दीजिए मुझे। चितरंजन गगन साहब, मेरा सीधा सवाल, अगर ये सुनियोजित साजिश है तो फिर सरकार ने साजिश होने कैसे दी? आज तेजस्वी जी ने कहा, बहुत समझदार है, सोच समझ के बोलते हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं। अगर ये सुनियोजित साजिश है तो ये सरकार ने ये साजिश होने क्यों दी? देखिए दीपक जी, साजिश तो जितनी बड़ी घटना का अंजाम देने का मंशा इन लोगों का था वह कामयाब नहीं हुआ। सर आपने रोका क्यों नहीं? अगर 4 गरीबों के घर भी जले हैं तो क्यों जल गए? आपके इकबाल के रहते। दीपक जी, रोका गया, पूरे बिहार को जलाने का इन लोगों का साजिश था, जो इसमें कामयाब नहीं हुए। रामनवमी के दिन पूरा शांतिपूर्ण ढंग से पूरे बिहार में संपन्न हो गया। उसके बाद 2 जगह जहां पर कि माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है, वहां पर प्रयास किया गया, कुछ उसमें सफलता भी इन लोगों को मिली, लेकिन तुरंत नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। अब यह बात बढ़ा चढ़ाकर जो है सो प्रचारित किया गया भाजपा के लोगों द्वारा। और एक बात जो मैं कह रहा हूं कि जो आरोप है उसकी सार्थकता कैसे है और कहीं वो आरोप सही है,
मैं बता रहा हूं कि जिस बिहार शरीफ में घटना घटी, वहां से मात्र चंद किलोमीटर के दूरी पर माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है। उसमें कई केंद्रीय मंत्री उसमें उपस्थित हैं। और बोलिए, जब माननीय गृह मंत्री जी जब वहां पर गलत बयानी करेंगे, जब वे कहेंगे कि सासाराम में इसलिए नहीं गया कि वहां पर लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, टीयर गैस चल रहे हैं, अब बताइए इस ढंग से जब आप खुद भारत का गृह मंत्री जब जो है सो र्यूमर फैलाएगा, अफवाह फैलाएगा, यह अफवाह ही न है। सासाराम में पूर्णतः स्थिति नियंत्रण में है, कोई घटना नहीं घटी वहां पर 1 तारीख के बाद। फिर आप बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर ये सुनियोजित साजिश थी चितरंजन गगन जी, तो सरकार ने होने कैसे दिया? नहीं, तो बहुत आप दीपक जी, आप 2-3 दिन आप धैर्य रखिए, 2-3 दिन में सारी स्थितियां सामने आ जाएगी, कौन लोग इसके पीछे थे, सारी स्थितियां सामने आ जाएगी, बहुत कुछ क्लू मिला है। ठीक, एक वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। वाजपेयी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री गलत बयानी करेंगे तो इस तरह का माहौल तो होगा ना, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं चितरंजन गगन साहब। और दूसरी बात, आप लोगों ने तो बहुत बड़ी साजिश की थी, इन्होंने इसको विफल कर दिया, वरना पूरा बिहार जल जाता। इनकी बातों का सिर्फ एक ही जवाब है मेरे पास, क्या कोई इन्होंने कमेटी अपॉइंट की है, किसी हाईकोर्ट जज की कमेटी अपॉइंट की, किसी पुलिस वाले की कमेटी डीजीपी लेवल की अपॉइंट की, किसी एसपी को सस्पेंड किया? आंसर है नहीं। तो ये अपने ख्याली पुलाव बनाएंगे क्या? और फिर साथ में एक भी कह रहे हैं कि 2 दिन रुक जाइए, मतलब 2 दिन पे क्या झूठ मूठ कर लोगे? अरे अगर सच्चाई जाननी है तो उसके लिए कोई कमेटी बनाते, उसकी रिपोर्ट आती, तो हम समझते कि भाई कोई कमेटी की रिपोर्ट में अगर कोई चीज बीजेपी के खिलाफ आती तो बात आपकी हम मानते। दूसरी बात दीपक जी, मैं ये कह रहा हूं, ये मेरे पास जजमेंट है कलकत्ता हाई कोर्ट की, अभी फैसला आया है, और उसमें उन्होंने साफ कहा है कि दंगे कैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में दंगे इसलिए हो रहे हैं कि पुलिस की नाकामयाबी है, और पुलिस से ज्यादा नाकामयाबी ये है कि वो वॉलेंटियर्स रखते हैं पुलिस से ज्यादा, और वॉलेंटियर के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता, कोई यूनिफॉर्म नहीं होते, और वो सारे के सारे कार्यकर्ता हैं टीएमसी के। ये मैं नहीं कह रहा, ये जजमेंट कह रहा है। ठीक है, आएंगे, आज का जजमेंट कह रहा है। और इसीलिए उन्होंने डायरेक्शन दी कि इमीडिएटली सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्लॉय कीजिए। बिहार के 33 दिन हो गए, वो डॉक्टर अपहरण हुआ, क्या हुआ उसका कोई जवाब है आपके पास? बिहार में 5 साल का लड़का छठी क्लास का गया था। जी बिहार शरीफ और जो है सासाराम से आप चले गए डॉक्टर पर। ये आपके डीजीपी की स्टेटमेंट है कि बिहार में, आप बताइए, दंगा और जगह हुए, इससे बड़े दंगा हुए बिहार में, सरकार में आप ज्यादा बड़ा घटना घटा, सरकार में आप कई जगह आपने जुडिशियल इंक्वायरी करवाई, कई जगह आपने एसपी को सस्पेंड किया, डीजीपी ने स्टेटमेंट दी है। अरे हर घटना का एक स्टैंडर्ड होता है, सुनोगे तो बोलोगे, डीजीपी ने स्टेटमेंट दी है, केस बढ़ गए, और वो भी 2 महीने ना, 2 महीनों में स्टैंडर्ड होता है, हर घटना का एक स्टैंडर्ड ना, 2 महीनों में स्टैंडर्ड होता है, हर घटना का एक स्टैंडर्ड होता है। तो चितरंजन गगन साहब कह रहे हैं दंगों का भी स्टैंडर्ड होता है, और ये स्टैंडर्ड के दंगे नहीं थे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो जुडिशियल इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, एसपी को सस्पेंड क्यों नहीं किया? क्या बात है साहब, क्या मामला हुआ जो एसपी को सस्पेंड किया जाए? क्या क्यों नहीं करोगे? इंक्वायरी कैसे करोगे कि बीजेपी ने कहा है? यूपी में जुडिशियल इंक्वायरी, पुलिस फेलियर है, प्रदेश में दंगा, पुलिस फेलियर है। अगर आप ये कहेंगे कि बीजेपी की साजिश है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा, आपको आंसर देना पड़ेगा। आपने कहा ना कि सुनियोजित साजिश है बीजेपी आरएसएस की, आप ही की पार्टी कह रही है, इसीलिए तो मैं सवाल पूछ रहा हूं ये। और आप कह रहे हैं दंगे का मतलब जुडिशियल जांच का स्टैंडर्ड नहीं दंगों का, तो क्या दंगों का भी स्टैंडर्ड होता है? नहीं, सवाल यह है कि इससे ज्यादा क्षति, ज्यादा जान माल की क्षति महाराष्ट्र में हुई, गुजरात में हुआ, क्या जुडिशियल इंक्वायरी वहां पर हुआ? क्या किसी एसपी को सस्पेंड किया गया? बात कर रहे हैं आप। तो यहाँ मतलब यहाँ पर भी कंपैरिजन हो रहा है कि बीजेपी सरकार वालों के दंगा का स्टैंडर्ड क्या था और नीतीश सरकार की राज्य का दंगों का स्टैंडर्ड क्या था? सासाराम में छोटी सी घटना घटी है, उसको आप व्यापक आप बता रहे हैं इतना कि जैसे कि बहुत भयावह दंगा हो गया हो। पवन अम्बेडकर जी तो बोल रहे हैं कि मदरसा जला दिया गया, 400 साल पुरानी किताबें, AIMIM का ये आरोप है ना डॉक्टर साहब, ये कह रहे हैं कि कुछ बड़ी बात नहीं हुई है।
आरजेडी के नेता है। पवन राव अंबेडकर क्या कहेंगे? आप तो बीजेपी के एजेंट बन गए नीतीश कुमार जी के मुताबिक आज। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक साहब। दरअसल गगन साहब को बिहार की स्थिति के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। बिहार की स्थिति अब हम आपको सुना दे रहे हैं ना, सुन लीजिए। हाँ सुनाइए ना। बिहार की स्थिति बद से बदतर करने में नीतीश और लालू जी के अलावा किसी ने जो है कसर नहीं छोड़ी है। और आज बिहार में जो घटना हो रही है उसके लिए पूर्ण रूप से वहां की सरकार जिम्मेदार है। और ये बीजेपी आरएसएस को कहते हैं, और बीजेपी आरएसएस को बढ़ावा कौन देता है? ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा, हिंदू सेना को ये परमिशन देते हैं कि रैलियां निकालिए खुलेआम। ये हथियारों के साथ वहां रैलियां निकल रही हैं और ये घर में बैठ करके सोने का काम करते हैं। ये इतने असंवेदनशील हैं। नीतीश कुमार साहब का चेहरा देखिए, कितनी असंवेदनशीलता है उनके चेहरे पर, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद वो मुस्कुरा रहे हैं और किसी भी तरह से वो जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। उनको पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेना चाहिए, उनको पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिहार शरीफ के क्या हालात कर दिए हैं, नालंदा के क्या हालात कर दिए हैं, सासाराम के क्या हालात कर दिए हैं, और इसके लिए नीतीश कुमार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है, वहां की सरकार जिम्मेदार है। और ये लोग आरएसएस को बढ़ावा दे रहे हैं, ये लोग वहां पर विश्व हिंदू परिषद को बढ़ावा देते हैं, उनको परमिशन देते हैं कि आप आगे आइए और धर्म करिए। आपने परमिशन क्यों दिया? आपने परमिशन क्यों दिया? आपने विश्व हिंदू परिषद को परमिशन क्यों दिया? आपने बीएचपी को परमिशन क्यों दिया? आपका काम चल रहा है, आपने परमिशन क्यों दिया? आपको परमिशन देनी चाहिए। आप रोजा इफ्तार पार्टी मना रहे हैं और आपका जो है प्रदेश जल रहा है और आप रोजा इफ्तार मनाएंगे। रोजा इफ्तार से पहले आपके दिमाग में जल रहा है। शाहीन साहब कुछ कहना चाहते हैं। शाहीन साहब वापस जुड़ गए, उनका कनेक्शन कट गया था। शाहीन साहब, पवन अंबेडकर कह रहे हैं नीतीश कुमार गैर जिम्मेदाराना है, मुस्कुरा रहे हैं दंगों के बाद, मुस्कुरा रहे हैं। एक इफ्तार पार्टी उन्होंने अटेंड किया और मेरे ख्याल से 7 तारीख को और इफ्तार पार्टी देने जा रहे हैं। सासाराम जल गया है, 100 साल पुराने मदरसे को आपने नहीं, क्यों किसी को मिर्ची लगी, हम क्या करें? इनको मिर्ची लग रही है तो हम क्या करें? गगन साहब रुक जाइए एक मिनट, गगन साहब रुक जाइए। शाहीन साहब कुछ कह रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता। शाहीन साहब बोलिए। तो इनको मिर्ची लग रही है, उसमें हम क्या करें? मैं देखिए इफ्तार पार्टी से इन लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है? घटना हो जाती है, इफ्तार पार्टी करना कोई गलत बात है क्या? नहीं, ये लोग इफ्तार पार्टी करें तो अच्छा, हम लोग इफ्तार पार्टी करें तो हम लोग खराब है क्या? उन्होंने कौन सी आप लोग हम क्या? गगन साहब फिर से नहीं, हमारा शाहीन साहब और अंबेडकर साहब बोल रहे हैं। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? सत्यता बता अरे मिर्ची क्यों लग रही है? संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, कानून व्यवस्था को सत्यता नहीं बता रहे। वहां के आपका जहन खराब है, आपके जहन में वजह गंदगी भरी हुई है। आप लोगों के जहन में आपने पूरे देश में पूरे देश को खराब कर दिया। आप बीजेपी के बी टीम है। आप जिम्मेदारी लीजिए, आपको जिम्मेदारी लेते पूरे देश में हर जगह अंबेडकर साहब, शाहीन साहब कुछ गलत तो बोल नहीं रहे। एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। शाहीन साहब आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, सिर्फ 1 मिनट दीजिए। पवन राव अंबेडकर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आपके जितने भी बयान होते हैं बीजेपी उसको उचक के लपकती है? आप बीजेपी के बयानों को उचक कर लपकते हैं और आप लोगों की नूरा कुश्ती चल रही है। जब कभी वो आपके बिहार में आगे कर देते हैं, कभी पश्चिम बंगाल में आगे कर देते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में कर देते हैं और आप लोग खुश हैं। वो कह रहे थे नीतीश कुमार जी कि हैदराबाद की पार्टी है, बिहार में क्या मतलब? खबरें सबसे ज्यादा उनकी छपती है, 2 MP है उनके पास। नहीं दीपक साहब, दरअसल ये है ना कि नीतीश कुमार साहब खरीद फरोख्त करते हैं, तो गलत क्या बोला? लोगों की पार्टियां तोड़ते हैं, और जब इनकी पार्टी के लोग तोड़े जाते हैं तो ये जो है झूठे आंसू बहाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय बिहार में जो सरकार चल रही है वो झूठ और फरेब की सरकार है। और नीतीश कुमार साहब नीतीश कुमार साहब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि उन्होंने प्रशासन को रोका नहीं, लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्या आप जिम्मेदारी लेंगे कि नालंदा में जिस तरह की घटना हुई है उसके लिए वहां की कानून व्यवस्था ने किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है? अभी तक खुले आम जो है हथियार लेकर के लोग चल रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं हैदराबाद में जो हुआ, झूठ बोल रहे हैं। सुनिए यार, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है और दिखाई नहीं दे रहा है।
पूरी दुनिया देख रही है और गगन साहब और शाहीन साहब को बिहार में जलता हुआ बिहार नहीं दिखाई दे रहा है। दीपक साहब ये देखिए कितनी हास्यास्पद, कितना हास्यास्पद है, मिलकर बिहार को जलाने का कितना में बजरंग दल को बढ़ावा देते हैं, आप विश्व हिंदू परिषद को बढ़ावा देते हैं, हिंदू सेना को बढ़ावा देते हैं, हिंदू महासभा को बढ़ावा देते हैं। ये आपके पाले पोसे हुए लोग हैं, अब आप उनको मारने का काम कर रहे हैं। उनके इशारे पर अच्छा पवन जी चित्ररंजन गगन जी, शाहीन साहब मेरे को लगता है कि तीनों को ये करना चाहिए कि भाई दंगे के, मैं वही कह रहा हूं, मैंने बहुत दंगे एज ए रिपोर्टर कवर किए और बहुत दुखी होता हूं बाद में, क्योंकि मरता एक गरीब आदमी है, उसी की मौत होती है, उसी का घर जलता है, उसी के सामान लूटे जाते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और ये सब जानते हैं दंगे कैसे होते हैं, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जानती है, कौन करवाता है ये सब जानते हैं, लेकिन सबको अपनी अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स की पड़ी है। मैं सीधे प्रोफेसर जुनैद हैरिस जी के पास चलता हूं। जुनैद हैरिस साहब, ऐसा क्यों होता है कि जैसे अभी ये पूरा का पूरा वाकया हुआ, इस पूरे वाकये के बाद जो है ओआईसी का एक बयान आ गया और भारत के कुछ इंटेलेक्चुअल्स बहुत खुश हैं कि भारत के हालात पर जो है ओआईसी ने टिप्पणी कर दी है। ऐसा क्यों होता है कि मौन सहमति मिलती है ओआईसी को भारतीय मुसलमानों की तरफ से? जुनैद साहब, मेरा सवाल अतीक जी सुन रहे हैं क्या? अतीक जी, मुझे लग रहा है मेरा कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है। वापस चलते हैं। चित्ररंजन गगन, पवन राव अंबेडकर, संगीत रागी जी हमारे साथ है, साथ ही साथ अतीकुर रहमान साहब भी है, और साथ ही साथ मेरे साथ ए के वाजपेयी जी भी है। ए के वाजपेयी जी, मैं आऊं उससे पहले संगीत रागी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, यहाँ चल रहा है अब AIMIM, RJD, JDU, मुझे बताइए क्या आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स है? आपको बहुसंख्यक वोट चाहिए, कुछ पार्टियों को अल्पसंख्यक वोट चाहिए और कुछ पार्टियों को जातियों के वोट चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए कि यही वोट बैंक पॉलिटिक्स तो इन दंगों के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्यों कठोर कार्रवाई नहीं होती ताकि इसका रिपीटिशन ना हो? प्रोफेसर संगीत रागी जी। देखिए, यदि हम वोट बैंक तक इसको सीमित कर देंगे तो हम लार्जर जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है उसके हम समस्या के बारे में सोचने से शुतुरमुर्ग की तरह आंख मूंद रहे हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्या सिडनी में दंगे होते हैं, पेरिस सबर्ब में दंगे होते हैं, तो क्या वो वोट बैंक के लिए होते हैं? नहीं, ये आइडेंटिटी का सवाल है। और दुर्भाग्य से भारत के, आपने एक सवाल पूछा था, मैंने कभी कुरान का जिक्र नहीं किया था, मैंने कभी ऐसा जिक्र नहीं किया, लेकिन आपने जो सवाल बनाया था उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि सीरिया के अंदर क्यों हत्याएं होती हैं, इजिप्ट के अंदर क्यों हत्याएं होती हैं, सूडान के अंदर क्यों होती है, अल्जीरिया के अंदर क्यों होती है, मोरक्को के अंदर क्यों होती है, ट्यूनीसिया, वहाँ तो बंधु RSS नहीं है ना। क्योंकि एक लड़ाई है प्यूरिटन इस्लाम की, कि मैं इस्लाम की जो व्याख्या कर रहा हूँ वही सही व्याख्या है। अहमदिया नहीं, उनको नहीं है तो इसलिए अहमदिया को मार डालते हैं। सिया की व्याख्या उनको पसंद नहीं है तो सियाओं के मस्जिद तोड़ देते हैं, सियाओं की व्याख्या में तोड़ देते हैं। और अब हिंदू तो काफिर उनके लिए है ही, मुसलमानों उनके लिए उनकी व्याख्या में हम काफिर हैं ही। तो उनको ये बचपन से ये पढ़ाया जाता है, इस्लामिक थियोलॉजी का हिस्सा, आपको रूल करना है। ये जो काफिर हैं इनको तो जहन्नुम में जाना ही है, जाना ही, इनको तो हम आग में पकाना ही पकाना है। तुमको ये रूल करना है, तुमको दारुल हरब से दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। मुझे बड़ी दुख होता है दीपक जी कि आजाद मुल्क में अब फिर वही बातें कही जाने लगती जो हम कभी लाहौर और कराची के लिए सुना करते थे कि हमारी बहन और बेटियां शिव मंदिर में यदि थाल लेकर के जाती थी तो उनको धक्का देकर के वहां पर दंगे हो जाया करते थे। तो क्या आने वाले दिनों में यही बात होगा? जैसे कि हमने देखा है कि ये मुस्लिम इलाके बन गए झारखंड के अंदर, बिहार के अंदर, वहां शुक्रवार को पाठशालाएं बंद हो जाती हैं कि उस समय नमाज के लिए हो जाता है। आने वाले दिनों में कहा जाएगा कि मुस्लिम इलाकों से रामनवमी नहीं होनी चाहिए। ताजिया निकलता है हमारे यहां, मैं बड़ा बचपन से हमने देखा है, हमारे मोहल्लों से निकलते थे, हम बड़े हिंदू डोमिनेटेड एरिया से निकलते हैं, तलवारबाजी हुआ करती थी, कभी दंगे नहीं हुए, उनको पानी पिलाया जाता था। सर, ये मानसिकता कहां से आई है?
इस मानसिकता को समझना होगा। तो टीचिंग ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी यही इस समस्या का जड़ है, वही इस प्रकार की चीजें पैदा करती हैं और इसी के कारण ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए मैंने कहा क्या कारण है कि दुनिया में मुस्लिम इलाके ही संवेदनशील होते हैं। ठीक है, प्रोफेसर जुनैद हैरिस जी इसका जवाब देंगे। प्रोफेसर साहब आपने पूरी बात सुन ली, मैं 3 बार आपके पास आया, तीनों बार आपको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी। आप जवाब दे दीजिए, आपने संजय तरागी जी की बात सुन ली। देखिए, बड़े अफसोस की और शर्म की बात है जो रागी जी कह रहे हैं। इस्लामिक टीचिंग के हवाले से मैं कम से कम एक बात इनको क्लियर कर दूं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम दूसरे मजहब को उतनी ही आज़ादी है जैसे अपने मजहब पर अमल करने की, और अगर कहीं पर इस्लामी कानून नाफिज है तो वहाँ पूरी तरीके से सम्मान के साथ उनको अपने त्यौहार और अपनी आस्था और अपनी पूजा पद्धति को पूरी तरह से अमल करने की अनुमति होती है। आप प्रॉफिट मोहम्मद से लेकर के जहाँ जहाँ पर इस्लामिक कानून रहा, मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं, आप दूर मत जाइए, खुद भारत के अंदर आप देख लीजिए कि चाहे वो सल्तनत पीरियड हो, चाहे वो मुगल पीरियड हो, चाहे वो आज़ादी के बाद जहां कहीं पर भी मुसलमान ठीक ठाक से रहे, कहां पर कभी भी दंगा हुआ है। मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, लक्षद्वीप के अंदर सबसे बड़ी तादाद में 100% मुस्लिम रहते हैं। कौन से दंगा की बात कभी हुआ करती है? ये वाकई बड़ी अजीब बात है कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी गलत है, ये अकॉर्डिंग टू हमारा कानून भी गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन भी गलत है, और दंगों से सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का नुकसान होता है। ये क्यों दंगा करेंगे? अच्छा, आपने कहा मुगलों के राज में फेवर में कभी भी नहीं रहा है। प्रोफेसर जुनैद हैरिस जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं होते है ना, सिखों के धर्मगुरु साहबजादों को क्यों मारा गया था और किसने मारा था? आपको मैं बता दूं, बड़ा अच्छा सवाल कर लिया आपने। सिखों के धर्म गुरु नानक जी दौलत खान के यहाँ काम किया करते थे। मैं 10वें गुरु की बात कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ? अरे अब पूरी बात सुन, दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था प्रोफेसर संगीत रागी जी, मैं गलत तो नहीं हूँ? जुल्म है वो रामनवमी का इजलास में, तो वो जुल्म है। औरंगजेब का मैं मुखालिफ हूँ। शीश महल गुरुद्वारा क्या है? अरे भाई बात तो सुनने। अकबर ने चित्तौड़ की विजय के पश्चात 40,000 हिंदुओं की हत्याएं की थी। अकबर गाजी बनना चाहता था या नहीं बनना चाहता था? ये इतिहास की सच्चाई है या नहीं? आप सुन, मैं तो उसमें जाना ही नहीं चाहता। मुझे बताइए, आपने कहा कि मुगल काल में दंगे नहीं होते थे, आपने एक स्टेटमेंट दिया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, साहबजादों के साथ क्या हुआ था? साहबजादों का बलिदान दिवस क्यों मनाया जाता है? किसका अत्याचार था वो, ये बता दीजिए मुझे सिर्फ प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपने एक सर्टिफिकेट बांटा। अगर बोलने देंगे तो बता दूंगा, नहीं होते थे। अगर बोलने देंगे तो बता दूंगा, नहीं बोलने देंगे तो संगीत रागी जी मत बोलिएगा प्लीज। हाँ, जुनैद जी बोलिए। हाँ, उनकी मजबूरी है इसलिए कि वो सही बात सुन नहीं पाते। मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक पूरा का पूरा सिख मत का डेवलपमेंट सल्तनत पीरियड से गुरु नानक की शुरुआत हो रही है, और पूरा का पूरा मुगलों के जमाने में ये पूरा डेवलप हुआ सिखिज्म। आपको मैं बता दूं कि गुरु अर्जुन देव तक कोई लड़ाई नहीं रही है, और यहां तक कि अमृतसर अकबर ने गिफ्ट में दिया था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि भक्ति मोमेंट और सूफी मोमेंट के द्वारा यहाँ पर बहुत कुछ होता रहा। सर, मैं थोड़ा मेरा इतिहास नहीं हो रहे थे। अरे सर, प्रोफेसर साहब, आप पढ़ाते हैं इस कॉलेज में, इतिहास का बहुत शानदार है, मेरा इतिहास बहुत कमजोर है। मुझे सिर्फ बताइए, आपने कहा कि मुगलों के काल में सिखिज्म डेवलप हुआ, सल्तनत काल में सिखिज्म डेवलप हुआ। मैं तो सिर्फ एक ही सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ, शीश किसने कटवाया गुरु का? शीशगंज गुरुद्वारा क्यों है? और साहबजादों को चुनवाया किसने? जिंदा दीवार के अंदर किसने चुनवाया? नाम बता दीजिए मुझे। सत्ता और हुकूमत और पैसे के लिए हमेशा बादशाह हुकूमत करता है। औरंगजेब ने इस मामले में जुल्म किया था, मैं खुलेआम कह रहा हूं, जालिम, लेकिन वह सत्ता के लिए। अभी तो आपने सर्टिफिकेट बांट दिया था कि मुगलों के जमाने में दंगे होते ही नहीं थे। नहीं, अभी तो आपने सर्टिफिकेट बांट दिया था। अब आप बोले औरंगजेब हो रहे हैं, इसमें तो फूल बरसा रहे थे। हाँ, तो जहां पर गलत करेगा गलत कहेंगे ना, जहां पर सही होगा सही कहेंगे, जो गलत होगा गलत कहेंगे। औरंगजेब गलत था, उसने गुरु का शीश कटवाया, साहबजादों को चुनवा दिया। अब मुझे बता दीजिए, मस्जिद से जो पत्थर फेंकते हैं वो कौन है, ये भी बता दीजिए। 10 सेकंड
एकदम 100% मैं कह रहा हूं कि इनकी तफ्तीश हो और जो जालिम हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसलिए वो मुसलमान नहीं हो सकते, वो जो भी होंगे वो आरएसएस के हैं कि बीजेपी के हैं कि मुसलमान के नाम के हैं, लेकिन वो मुसलमान नहीं हो सकते कि इसलिए उनका काम मानते हैं ना धर्म का आदर करना है, उनका काम पत्थर फेंकना नहीं है। पत्थर फेंके हैं, आप मानते हैं ना? मस्जिद से पत्थर फेंके हैं, मानते हैं ना? मैं ये मानता हूं। आपको मैं बता दूं, आपको मैं एक बात बताना जरूरी समझ रहा हूं, इस बात को समझ लीजिए कि मुस्लिम मस्जिदों के अंदर जा करके अगर कोई बंदूक लहराएगा, कहां पे लहराएगा, जाकर के उसके ऊपर कहां पर लहराएगा? मस्जिदों के अंदर बंदूक, एक तस्वीर दिखा दीजिए प्रोफेसर साहब, एक तस्वीर दिखा दीजिए मुस्लिम मस्जिदों के अंदर बंदूक लहराई गई। एक तस्वीर प्रोफेसर साहब, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, दिखा दीजिए मुझे एक तस्वीर। सोशल मीडिया का जमाना ऐसा है, मैं आपको बता दूं, नालंदा वाला पूरा का पूरा वीडियो आपके सामने होगा। मैंने कई चीजें देख ली हैं कि जाकर के लाइब्रेरी को मदरसों को तोड़ दिया है। अरे मैं तो उसको किसने तोड़ा है? उसके बारे में पूछ ही नहीं रहा हूं। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि एक तस्वीर दिखा दीजिए कि मस्जिदों के अंदर रामनवमी के जुलूस से बंदूकें लहराई गई मस्जिदों के अंदर। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं। आपने अभी कहा अच्छा बंदूकें लहराई गई हैं कि नहीं लहराई गई? अरे मैं तो पूछ रहा हूं मस्जिदों के अंदर कहां लहराई गई, क्या जरूरत बताइए ना। मस्जिदों पर जाकर के बाकायदा भगवा झंडे लगाए गए। ये तो सोशल मीडिया, मेरा काम ये नहीं, अगर नहीं है तो अगर आप कहिए मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। ये मेरा काम नहीं है ना कि अभी मैं आपको फौरन औरंगजेब मतलब बुरे आदमी थे, ये मेरा काम मुगलों में दंगे नहीं हुए, लेकिन औरंगजेब बुरे आदमी थे। प्रोफेसर साहब मैं मान लूं इस बात को, मुगलों में दंगे नहीं हुए पर औरंगजेब बुरे आदमी। जाहिर सी बात है, जो जुल्म करेगा, देखिए जुल्म जो करेगा वो गलत है, जुल्म जो करेगा वो गलत है। औरंगजेब ने जो जुल्म किया उसे जुल्म माना जाएगा, जो सही काम किया उसे सही माना जाएगा। उसने अखंड भारत का रूप दिया। हम कहते हैं कि एक भारतीय एक राजा ने अखंड भारत का बहुत बड़ा स्वरूप दिया, लेकिन जो जुल्म किया उसने, हम वो भी मानते हैं कि उसने जुल्म किया है। प्रोफेसर साहब एक कंक्लूडिंग रिमार्क 20 सेकंड का, उससे ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। जी बताएं क्या? प्रोफेसर संगीत रागी हाथ उठा रहे। देखिए दीपक जी, अफगानिस्तान एक समय बुद्धिस्ट बड़ा केंद्र था, हिंदुओं का केंद्र था। आज कोई मंदिर नहीं बचा है, कोई बौद्ध का मंदिर नहीं बचा है, कोई हिंदू, ये सारे इस्लाम की सहिष्णुता के प्रतीक हैं। ईरान तक हमारी सीमाएं जाती थी, सारे धर्मस्थलों को नष्ट कर दिया। ये सब इस्लाम के सहिष्णुता के प्रतीक। मैं यहीं पर रुकूंगा। दक्षिण भारत के मंदिर बच गए। एक दिन और बात करेंगे इस पर, एक दिन और बात करेंगे। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते ये कहेंगे कि देखिए दंगे, राजनीति इसके आसपास भी घूमती है, क्योंकि राज करना है तो आपको राजनीति करनी पड़ेगी, लेकिन आम आदमी इसमें न पिसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं इन हुक्मरानों को यही कहूंगा कि इन दंगों में पिसता आम आदमी है, उसे बचाएं, उससे सुरक्षित रखें।